एक्चुअली रिलेटेड टू द एनआरई अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट के बारे में हम शुरू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर नॉट करेक्टली मेंशन्ड। तो कौन से एस्पेक्ट्स एनआरई अकाउंट से लेकर के करेक्टली मेंशन नहीं किए गए हैं? काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एनआरई अकाउंट जो होता है वो जैसे मान लो पर्सन ए है एंड ही इज एनआरआई, ठीक है। तो ये बाहर से इंडिया में जब आता है पर्सन, ठीक है, तो इसको यहां पर इंडिया में आकर के पैसा अगर मान लो बाहर से लेकर आना है और यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करनी है इन्होंने शेयर्स में, स्टॉक्स में, तो यहां पर क्या करेंगे, ये एनआरई अकाउंट ओपन करेंगे, तब ये एनआरई अकाउंट ओपन करेंगे। अगर इनको लोकल इनकम मिलनी हो, अगर लोकल इनको इनकम मिलनी है, लोकल डिविडेंड अर्न कर रहे हैं, लोकल रेंट इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसके केस में ही इज टू ओपन एनआरओ अकाउंट। तब ये कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? एनआरओ अकाउंट ओपन करेंगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो एनआरई अकाउंट जो है वो तब ओपन किया जाता है जब इनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है और उस पैसे का इस्तेमाल जो लोकली कम करना है, लेकिन मेजरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करना है। लेकिन जब इनको लोकल इनकम मिलनी होती है उस टाइम पर ये एनआरओ अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब आपको आंसर पोस्ट करना है। आई वांट यू ऑल टू आंसर, आप सभी पार्टिसिपेट जरूर करें। तो ऑप्शंस यहां पर है कि कौन सा एस्पेक्ट करेक्ट नहीं है उसके बारे में बताना है। इंडिविजुअल एंटिटीज ऑफ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान कैन बी ओपन, ठीक है। तो ये भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ। एंड अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड विद नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंडियंस ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। फंड्स आर फ्रीली रिपेट्रिएबल टू एन अमाउंट ऑफ $10 मिलियन। इन कंपैरिजन टू एनआरओ अकाउंट जो टीडीएस होता है वो 5% सिर्फ डिडक्ट होता है एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऑप्शन ई दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो जल्दी से जल्दी अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं वो बता दीजिए कि व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या आंसर यहां पर रहने वाला है? पहला ऑप्शन कहता है कि जो एंटिटीज हैं जो पर्टिकुलरली आपके पास नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से है, आपको यहां पर आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा एनआरई अकाउंट ओपन करने के लिए। देखो, अगर तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से है यानी कि पीबी से है तो उसके केस में तो ठीक है, डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा। अरे नेपाल, भूटान के लिए कोई भी एनआरई अकाउंट के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। भूटान के लिए तो कोई क्यों ही लोगे, ठीक है। और नेपाल के लिए भी आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज एक्चुअली नॉट मैंडेटरी ओवर देयर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये वाली तो हो गई गलत, ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई गलत, राइट। ऑप्शन बी क्या कहता है? एन अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड विद नॉन रेजिडेंट इंडियंस ऑन फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस। यानी कि अगर हम अकाउंट ऑपरेशन की बात करें तो एनआरई अकाउंट जो है वो ज्वाइंटली चल सकता है। वो क्या चल सकता है? ज्वाइंटली चल सकता है विद द नॉन रेजिडेंट इंडियंस प्रोवाइडेड ऑल ऑफ देम आर इंडियन नेशनैलिटी। सभी के सभी इंडियन नेशनैलिटी के होने चाहिए। तो फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के साथ चल सकता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो डेफिनेटली सभी इंडियन आपके पर्टिकुलर बेसिस के हैं, तो यहां पर ये चल सकता है। तो ये जो अकाउंट है वो फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर चल सकता है, राइट। तो एक यहां पर क्वेरी आई है सिद्धार्थ शर्मा जी की कि सर 29 जुलाई से इवनिंग बैच लाइव स्टार्ट है। सर जो बैच के टाइमिंग्स रहेंगे वो मॉर्निंग के ही रहने वाले हैं, वो मॉर्निंग के भी रहने वाले हैं और इवनिंग के भी रहने वाले हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम के ऊपर सेशंस रहने वाले हैं, राइट। चलिए अभी आगे चलते हैं। आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं बिफोर द प्राइस हाइक। अभी जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लीजिए कोर्सेज में ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, राइट। उसके बाद चलते हैं कि फंड्स आर फ्रीली रिपेट्रिएबल अप टू द अमाउंट ऑफ $10 मिलियन। ये कह रहे हैं कि $10 मिलियन तक के जो फंड्स हैं वो तो फ्रीली रिपेट्रिएबल हैं, उसके ऊपर आपको खर्चा लग जाएगा, उसके ऊपर आपको अलाउंस नहीं है, अलाउड नहीं है। तो क्या होगा आंसर? देखो, एनआरई अकाउंट में पैसा लाने का मेन पर्पज ही होता है कि इसका जो पैसा है वो सारा का सारा बाहर से आएगा। इंडिया में जो पैसा है वो तो आएगा ही नहीं, इसमें सिर्फ सारा का सारा पैसा बाहर से आएगा। या फिर आप एफसीएनआर अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हो या एनआरओ अकाउंट से अप टू $1 मिलियन का अमाउंट भी जो आपको बाहर रिपेट्रिएबल के लिए अलाउड है वो अमाउंट आप एनआरओ अकाउंट से भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि सारा पैसा वो है जो आप फ्रीली बाहर लेकर के जा सकते हो। तो पूरा का पूरा पैसा फ्रीली रिपेट्रिएबल है। यानी कि एनआरई अकाउंट के केस में जो कोई भी बैलेंसेस आपके होते हैं दोज आर फ्रीली रिपेट्रिएबल, वो आप बाहर फ्रीली लेके जा सकते हो, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी यहां पर गलत हो गया, राइट। ऑप्शन डी क्या कहता है? इन कंपैरिजन टू एनआरओ अकाउंट टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होती है वो 5% की होती है, जो कि एज पर द लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से है, जो आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से। तो कंपैरिजन अगर हम करें एनआरओ अकाउंट से
अगर हम एनआरओ अकाउंट से कंपैरिजन करते हैं तो एनआरओ अकाउंट के केस में तो 30% टैक्स डिडक्ट होता है। एनआरओ अकाउंट के केस में 30% होता है और एनआरए अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है आरबीआई की कि 5% टैक्स डिडक्ट होगा। तो ये वाली चीज भी गलत हो जाती है। तो सही जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर। जो हमने बताना था वो क्या था कि सही कौन सा है वो नहीं बताना था, हमने बताना था कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहां पर इस चीज को लेकर के चलिएगा कि आपके पास ए सी एंड डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। यहां पर आंसर जो होना चाहिए था वो ऑल ऑफ द अबव नहीं आना चाहिए था एक्चुअल में ऑप्शन में, दैट शुड बी नन ऑफ द अबव। तो आंसर जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ई ओवर हियर विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी यहां पर। अच्छा, एनआरई अकाउंट के केस में डिनोमिनेशन क्या रहती है? व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ द अकाउंट इन केस ऑफ एनआरई अकाउंट? अगर हम एनआरई अकाउंट की बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट की बात करते हैं, तो इसमें डिनोमिनेशन क्या रहती है? व्हाट विल बी द डिनोमिनेशन इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट? अंजना जी जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, आप सब भी कंफर्म कीजिएगा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया एंड फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। डू लाइक द वीडियो एट द अर्लीस्ट। तो एनआरई अकाउंट की जो डिनोमिनेशन होती है वो होती है इंडियन रुपी। चाहे एनआरओ अकाउंट हो चाहे एनआरई अकाउंट हो, जो डिनोमिनेशन होती है वो होती है इंडियन रुपी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू लोन अगेंस्ट पॉइंट्स हेल्ड इन द एनआरई अकाउंट इज और आर मेंशन करेक्टली। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी डिपॉजिट्स आपने रखे हैं, लोन आप लेते हो अगर डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, ठीक है, तो लोन अगेंस्ट द डिपॉजिट्स, अगर आप कोई भी अपना पैसा आपका पड़ा था उसके अगेंस्ट अगर आप लोन लेते हो एनआरई अकाउंट में, तो उससे रिलेटेड कौन सी चीजें करेक्टली मेंशन है उसके बारे में आपको आंसर पोस्ट करना है। लोन कैन बी सैंक्शनड फॉर पर्सनल पर्पसेस, लेंडिंग पर्पसेस और इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। ऑप्शन बी सेज इट कैन बी सैंक्शनड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस इन इंडियन फर्म्स और कंपनीज एज पर द FEMA एक्ट। Authorized dealers can also allow their correspondent banks outside India to lend against NRI deposits in India। और ऑप्शन डी डेट इज बी एंड सी ओनली। तो हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं, उनके बारे में हमने आंसर पोस्ट करना है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो क्या थर्ड पार्टी जो लोन है वो यहाँ पर अलाउड है? थर्ड पार्टी लोन तो अलाउड होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि लोन जो है वो कौन से पर्पज के लिए सैंक्शन की जाएंगे। लोन जो है वो पर्सनल पर्पज के लिए भी दिए जा सकते हैं, वो फर्दर क्या वो आगे लेंडिंग पर्पजेस के लिए लोन दिए जा सकते हैं कि आप पैसा ले लो आगे पैसा और उधार पे देना। क्या री लेंडिंग के लिए लोन दिया जाता है? नहीं दिया जाता। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी लोन नहीं दिया जाता है। काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए मिलता है, इसके लिए पर्सनल पर्पज के लिए मिलता है, लेकिन री लेंडिंग पर्पज के लिए नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं मिलता, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं मिलता, प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए पैसा नहीं मिलता। तो ये वाली ऑप्शन तो हो गई गलत। सेकेंड, इट सेज इट कैन बी सैंक्शनड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इंडिया में और वो इन्वेस्टमेंट करते हुए पर्टिकुलरली आप रिपेट्रिएबल बेसिस के ऊपर यानी कि बाहर पैसा लेकर के जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाता है। देखो इंडिया में कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसा मिलता है, इंडिया में कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा तो मिलता है, जो कि FEMA की तरह अलाउड हो। FEMA होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर उसके तहत कोई चीज़ कोई पर्पस अलाउ किया जाता है तो वहां पर अलाउड है कि आपको लोन मिल जाएगा, आपके बैलेंस के अगेंस्ट एनआरआई पर्सन को मिल जाएगा, लेकिन वो नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पर होता है, रिपेट्रिएबल बेसिस के ऊपर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी भी हो गया यहाँ पे गलत। ऑप्शन सी कहता है कि ऑथराइज्ड डीलर्स कैन आल्सो अलाउ देयर कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स आउटसाइड इंडिया। कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग पता क्या होती है? लेट्स से यहाँ पर एसबीआई है, ठीक है, और यूएसए में एसबीआई की अपनी ब्रांच नहीं है और इन्होंने एक टाइप कर रखा है, इन्होंने कोई टाइप कर रखा है किसी और ब्रांच के साथ टाइप कर लिया इन्होंने कि जो यहाँ पर इनके ऑपरेशंस को चलाएगा। तो ये जो बैंक होगा जो इनके ऑपरेशन चला रहा है बाहर की कंट्री में, दैट इज अ कॉरेस्पोंडेंट बैंक, दैट इज अ कॉरेस्पोंडेंट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कहती है कि ऑथराइज्ड डीलर जो है वो पर्टिकुलरली कैन आल्सो अलाउ देयर कॉरेस्पोंडेंट बैंक, वो अपने कॉरेस्पोंडेंट बैंक को अलाउ कर सकते हैं कि जो इस एनआरआई पर्सन का डिपॉजिट यहाँ पर पड़ा उसके अगेंस्ट इस पर्सन ए को बाहर की कंट्री में लोन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। वो चीज यहाँ पर एब्सोल्युटली अलाउड है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, ऑप्शन जो सी है दैट इज मेंशन टू बी करेक्ट। ऑप्शन सी सही है, लेकिन अदर देन दैट नन ऑफ द ऑप्शंस वर करेक्ट, ठीक है। मैंने आपको रीजंस भी समझा दी कि क्या क्या रीजंस थे। तो अगर आपको अभी तक का वीडियो समझ में आ रहा है तो काइंडली जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज शिवम बजाज हु इज एनआरआई
recently opened NRE account in one of the branches of State Bank of India. Which of the following transactions are not permitted? तो कौन सी transactions वहां पर परमिट नहीं होंगी? शिवम बजाज है, NRI पर्सन है. NRI पर्सन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? मिनिमम कितने दिन इंडिया के बाहर उनको स्टे करना पड़ता है? इफ यू वांट टू बी एन NRI, आपको इंडिया से बाहर मिनिमम कितने दिन स्टे करना पड़ेगा? यू हैव टू स्टे मोर देन 182 डेज, यानी कि मिनिमम 183 डेज के लिए आपको इंडिया से बाहर रहना पड़ेगा, तो आप NRI कहलाओगे. प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम 183 डेज बाहर रहना पड़ेगा, तो आप NRI का दर्जा आपको मिलेगा. ठीक है, तो शिवम बजाज क्या है? NRI है. उन्होंने NRE अकाउंट अपना ओपन किया है SBI की ब्रांच के पास. तो कौन सी ट्रांजैक्शंस उनको परमिट नहीं होंगी? लोकल डिसबर्समेंट और पेमेंट, ट्रांसफर टू और फ्रॉम एनी अदर NRE FCNR बैंक अकाउंट्स, इनकम फ्रॉम डिविडेंड टू बी क्रेडिटेड, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स और सिक्योरिटीज. तो कौन सी ट्रांजैक्शंस उनको अलाउ नहीं होने वाली हैं, उसके बारे में आंसर करना है. विदाउट वेटिंग फॉर अदर्स, जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए. विदाउट वेटिंग फॉर अदर्स, जस्ट डू पोस्ट द आंसर एट द अर्लीस्ट. सो ओवर हेयर देखिए, अगर मैं बात करूं लोकल पैसा ले सकते हो, लोकल खर्चने के लिए बिल्कुल ले सकते हो, ये तो अलाउड है, ये वाला डेबिट तो अलाउड है. ट्रांसफर करने अगर आपने NRE अकाउंट से NRO अकाउंट में पैसा डालना है, या NRE अकाउंट से किसी और NRE अकाउंट में पैसा डालना है, NRE अकाउंट से FCNR बैंक अकाउंट में पैसा डालना है, वो तो अलाउड है, दैट इज तो अलाउड. तो यहां पर ये भी ट्रांजेक्शन अलाउड है. अच्छा, ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम डिविडेंड टू बी क्रेडिटेड, नहीं है, ये वाली चीजें अलाउड नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो लोकल क्रेडिट है. दिस इज अ लोकल क्रेडिट. लोकल कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हो वो NRE अकाउंट में नहीं होगी, वो NRE अकाउंट में नहीं होती है. ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो हो गया, दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड. तो ये वाला परमिट नहीं है, तो ये आंसर हो गया. ठीक है, ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, करना करो, आप शेयर करो इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, वो वाला डेबिट अलाउड है. क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप NRE अकाउंट ओपन करते हो मेजरली, NRE अकाउंट होता है बेसिकली उसके लिए ओपन है. ठीक है, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया. ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. तो ऑप्शन सी जो होगा दैट इज द राइट आंसर. ठीक है जी, चलिए अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज लोन अगेंस्ट द बैलेंसेस इन द नॉन, जो आपके पास एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है, जो आपके पास नॉन एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है, उसके नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है, उसमें हम बात करें रिलेटेड टू लोन अगेंस्ट द बैलेंसेस इन द नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट कैन बी अलाउड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड करेक्टली इन दिस रिगार्ड. तो कौन सी चीज करेक्टली मेंशन नहीं है? लोन कैन आल्सो बी एंश्योर्ड टू द थर्ड पार्टी इंडिविजुअल्स. तो लोन जो है वो यहाँ पर सैंक्शन हो सकता है थर्ड पार्टी इंडिविजुअल्स को भी, कैन आल्सो बी सैंक्शन टू द थर्ड पार्टी इंडिविजुअल्स और फर्म्स फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉरेक्स कंसिडरेशन. लोन अमाउंट कैन बी रिपेट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया. नो थर्ड पार्टी लोन कैन बी सैंक्शन बेस्ड ऑन द बैलेंसेस इन द नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट. तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड. तो क्या आंसर रहने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर. देखो, अगर आपका NRE अकाउंट में बैलेंस पड़ा था, लेट्स से आपके NRE अकाउंट में 5 करोड़ में पड़े थे, अब इस 5 करोड़ के अगेंस्ट बैलेंस ने बैंक ने मार्जिन मेंटेन करते हुए लेट्स से आपको 4 करोड़ का लोन दे दिया. लेट्स जस्ट टेक द केस कि आपको 4 करोड़ का लोन मिल गया है यहाँ पर. अब ये जो लोन आपको 4 करोड़ का मिला है, ठीक है, तो क्या ये थर्ड पार्टी को मिल सकता है? बिल्कुल दे सकते हो थर्ड पार्टी को, लेकिन आप देखो फॉरेक्स कंसिडरेशन के बदले में ले सकते हैं. ये नहीं है कि आपको किसी थर्ड पार्टी ने USD दे दिए और आपने उनको ये लोन लेके दे दिया, ये चीज अलाउड नहीं है. तो फॉरेक्स कंसिडरेशन अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में है, उस केस में ये वाला लोन अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड. लोन अमाउंट क्या बाहर लेके जा सकते हो? नहीं, लोन अमाउंट को यहीं पे खर्च करना है, बाहर थोड़ा लेके जाना है, उसके लिए लोन नहीं दिया जा सकता. फर्दर, नो थर्ड पार्टी लोन कैन बी सैंक्शन बेस्ड ऑन द बैलेंसेस. तो थर्ड पार्टी लोन सैंक्शन हो सकता है, ये भी गलत हो गया. सो सभी के सभी ऑप्शंस जो है दोज आर नॉट मेंशन्ड करेक्टली, वो सही से मेंशन नहीं की गई हैं यहाँ पर. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. राइट, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर मेंशन्ड करेक्टली इन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट. तो कौन सी फैसिलिटीज करेक्टली मेंशन्ड है? चेकबुक फैसिलिटी मिल सकती है करंट अकाउंट में. ये कह रहे हैं कि चेकबुक फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में मिल सकती है. नो, चेकबुक फैसिलिटी सेविंग फंड अकाउंट में भी मिल सकती है. देखो, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट जो होता है ना, NRE अकाउंट जो होता है, ये सेविंग फंड अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है, ये करंट अकाउंट की फॉर्म में हो सकता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की फॉर्म में हो सकता है. क्या जल्दी से जल्दी कंफर्म करो. FD की फॉर्म में तो हो सकता है. काइंडली कंफर्म करो कि RD की अकाउंट की फॉर्म में क्या जो NRE अकाउंट है वो हो सकता है.
क्या एनआरई अकाउंट की फॉर्म जो एनआरई अकाउंट है वो हो सकता है आरडी की केस में, आरडी की फॉर्म में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो आपका एनआरई अकाउंट, सेविंग फंड अकाउंट, करेंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, किसी भी फॉर्म में यहां पर हो सकता है, डेट इज अलाउड। लेकिन चेकबुक फैसिलिटी किसमें मिलेगी? सेविंग फंड में और करेंट अकाउंट में चेकबुक फैसिलिटी मिल जाएगी, डेट इज अलाउड। नॉमिनेशन फैसिलिटी परमिटेड है, बिल्कुल। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो होती है एनआरई अकाउंट के केस में, नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आपको अलाउ की गई है, डेट इज एक्चुअली अलाउड। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो यहां पर अलाउ की गई है, और नॉमिनी जो है वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो ये वाली ऑप्शन भी यहां पर क्या होगी? गलत होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ही होगा, तो ये वाली भी गलत होगी। तो दोनों गलत होगी यहां पे, राइट। एंड फर्दर उसके बाद है इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। जो भी इंटरेस्ट पड़ेगा आपको एनआरई के केस में वो एग्जेम्प्ट होगा, बिल्कुल हमने पढ़ा था पहले केस में, तो ये तो हो गया करेक्ट। ऑप्शन डी इट सेज मैच्योरिटी प्रोसीड्स कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड टू द एफसीएनआर अकाउंट विद द सेम बैंक। जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स होंगी, मैच्योरिटी प्रोसीड का मतलब मान लो आपने रेकरिंग डिपॉजिट करवाया या फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया, अब वो मैच्योर हो गया, तो क्या वो सिर्फ एफसीएनआर अकाउंट में जाएगा? नो, किसी भी अकाउंट में ले जाए, हमें क्या उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है दैट इज मेंशन टू बी करेक्ट। बाकी जब सभी जो ऑप्शंस हैं दोज आर नॉट मेंशन करेक्टली, वो यहां पर सही से मेंशन नहीं है, राइट। तो ऑप्शन जो यहां पर सी है दैट इज एक्चुअली द राइट आंसर। चलिए अभी एक पॉइंट यहां पर कवर करना चाहता हूं रिलेटेड टू द पावर ऑफ अटर्नी, जिसको हम पीओए कहते हैं, पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो एनआरई अकाउंट होता है, लेट्स से अगर मैं एनआरई अकाउंट की बात करता हूं, अब यहां पर कोई लोकल डेबिट तो अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर लोकल डेबिट एसेट्स तो अलाउड है, लेकिन बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए क्रेडिट अलाउड नहीं है, लोकल क्रेडिट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेशंस जो होते हैं एनआरई अकाउंट में वो एक रेजिडेंट कर सकता है, यानी कि कोई इंडियन रेजिडेंट है वो यहां पर ऑपरेशंस एनआरई अकाउंट में कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, या फिर कोई अगर अथॉरिटी दी गई है नॉन रेजिडेंट अकाउंट होल्डर के द्वारा, ठीक है, मान लो कि लोकल पेमेंट करने के लिए विड्रॉल करने हैं तो उसके लिए अथॉरिटी मिल जाती है उनको, या फिर रेमिटेंस करनी है टू द अकाउंट होल्डर, यानी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू रेमिटेंस करनी है अकाउंट होल्डर को। लेट्स से अकाउंट होल्डर था पर्सन ए एंड रेजिडेंट है पर्सन डी, ठीक है, तो पर्सन डी को यहाँ पर अलाउ कर दिया कि आप बेसिकली पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू यहाँ पर अलाउ कर सकते हो चैनल के ऑपरेशन को। तो अगर मान लो पर्सन ए को बाहर पैसे भेजने तो वो बाहर भेज सकता है, लोकल के लिए पैसे हो सकते हैं, या फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जो है वो अलाउड होता है। लेकिन जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर होगा वो एनआरई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, वो एनआरआई पर्सन को पैसे भेजने के अलावा किसी और थर्ड पार्टी पर्सन को पैसे बाहर नहीं भेज सकता, वो यहां पर किसी रेजिडेंट को गिफ्ट पेमेंट नहीं कर सकता, या किसी और एनआरई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। सो दैट विल बी द फंक्शंस रिलेटेड टू द पावर ऑफ अटर्नी होल्डर एंड अदर थिंग्स ओवर हियर, ठीक है जी।